गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट पार्ट हमारा कोरोजन का है, इसको करने जा रहे हैं। कोरोजन जो है हम 10th से या उससे पहले से भी हम पढ़ते आ रहे हैं और इसके बारे में लगभग सभी अच्छी तरह जानते हैं। आज हम इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम व्यू देखेंगे कोरोजन के केस में। हर मेटल जो होता है वो उसमें ऑक्सीडेशन होता है और वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है, और जो वो अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम करोजन कहते हैं। एवरी मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज नोन एज करोजन। जो करोजन होते हैं हमारे, वो दो तरह के, वो हमारे देखो कहाँ कहाँ पर होते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का काला पड़ जाना, और कॉपर और ब्रॉन्ज, ये ग्रीन कलर की कोट इस पर आ जाती है। ये सब हमारे कोरोजन है जो हमारे आसपास होते हैं। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है या कोरोजन ऑफ आयरन है, ये बहुत कॉमन है, हर जगह पाया जाता है। ये अगर आयरन में कोरोजन होना है तो इसके लिए एक तो पानी और एयर, दो चीज़ की ज़रूरत होती है। कोरोजन होने से जो बिल्डिंग्स होती है, क्योंकि उसमें लोहा लगा होता है, वो उनका बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, बिल्डिंग्स गिर जाती है इसकी वजह से। ब्रिजेस, उसमें भी लोहा लगा होता है, वो भी डैमेज हो जाते हैं। शिप्स भी डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्ट मेटल के बने होते हैं जो कि आयरन के हैं, वो सब भी बहुत लॉस होता है उनमें कोरोजन की वजह से। वी लूज करोड्स ऑफ रुपीज़ एवरी ईयर ऑन अकाउंट ऑफ कोरोजन। हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान सिर्फ कोरोजन के कारण ही होता है। और अगर हम कोरोजन को समझ जाएंगे, कोरोजन को देख लेंगे, इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम इस कोरोजन से निपटने के उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना कैसे हैं इसमें, वो हम देखेंगे। अब देखो, जो आयरन ऑब्जेक्ट होता है उस पर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन जिस जगह होगा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, और वो इक्वेशन हमारी, जो रिएक्शन है हमारी, वो इस तरह होगी। देखो यहाँ पर ये हमारा आयरन रॉड है, ये पानी की एक बूंद है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। आयरन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देकर आयनाइज हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन जो होगी वो हमारे हाइड्रोजन, पानी से हाइड्रोजन लेकर 4 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर वो वाटर में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और ये हमारा जो आयरन के जो आयन है वो पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। तो इस तरह हमारा ये आयरन ऑक्साइड जंग ऊपर लग जाता है, ठीक है। अब देखो एनोड पर यहाँ पर क्या होता है, आयरन आयनिक फॉर्म में ऑक्सीडेशन होता है इसका, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और यहाँ पर जो है हमारा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हमारा आयन से आयरन बनने के लिए जो हमारा रिडक्शन है, वो हमारा -0.44 वोल्ट है। जो इसमें इलेक्ट्रॉन एनोडिक स्पॉट या एनोड है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ये मेटल के अंदर से मूव करते हुए दूसरे स्पॉट में जाते हैं। वहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं H+ आयन की प्रेजेंस में। और H+ आयन जो है वो कार्बोनिक एसिड की वजह से बनते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जो पानी में डिजॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बना देती है, जिससे H+ आयन आ जाता है, और जो ऑक्सीजन को रिड्यूस करने में मदद करता है। इसी तरह जो हाइड्रोजन आयन है वो भी पानी में अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी एसिडिक ऑक्साइड्स हमारी गैस जो बनती है उसकी तरह से। और यही स्पॉट जो हमारा कैथोड की तरह भी वर्क करेगा। अब देखो कैथोड पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ करके पानी दोबारा बना लेती है, और इसमें हमारा रिडक्शन पोटेंशियल जो है हमारा वो 1.23 वोल्ट है। तो ओवरऑल रिएक्शन जो हमारी है वो हमारी ये है, आयरन, ऑक्सीजन और H+ आयन मिलके आयरन रिड्यूस होता है, H2O बनाता है, और ये हमारा आ जाता है। तो फेरस आयन जो है वो दोबारा ऑक्सीडाइज होते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इसके कारण जो है रस्ट बनती है, जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3.XH2O, ये हमारा बनेगा, जो कि रस्ट कहलाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, प्रेशर एनोड, तो कौन कौन से फैक्टर है जो रस्टिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो पहला जो है वो है नेचर ऑफ मेटल।
अगर मेटल एटम जो है बड़ा है वो आसानी से आयनाइज हो जाएगा और उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, इसलिए उसमें रेट ऑफ करोजन भी ज़्यादा होगा। यानी जितना एटम का साइज़ बड़ा होगा उतना वो आसानी से आयनाइज होगा, ठीक है ना, और उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। दूसरा है कि अगर किसी भी चीज़ में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो करोजन के रेट को इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। प्योर मेटल में करोजन स्लो रेट में होता है और इम्प्योर मेटल में करोजन फास्ट रेट में होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से होता है करोजन, तो इलेक्ट्रोलाइट अगर कोई भी प्रेजेंट है तो ये करोजन बहुत तेजी से होने लगता है। इफ मोर नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द मॉइस्चर, मोर विल बी द कंडक्टिविटी कॉज्ड बाय द मेटल, सो मोर विल बी द रेट ऑफ करोजन। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट मेटल शोज करोजन मोर इन सलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर। यानी इसका मतलब है अगर नमकीन पानी है या वो पानी है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो करोजन का रेट बहुत ज़्यादा होगा। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होएगी और मॉइस्चर प्रेजेंट होएगा उतना ही ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा, उतना ही ज़्यादा H+ आयन बनेगा और उतना ही जो है रेट ऑफ करोजन इंक्रीज होगा, क्योंकि H+ आयन की प्रेजेंस में ही ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। अब इसके बाद नोट है एल्कलाइन वाटर OH आयन न्यूट्रलाइज H+ आयन, सो इट विल बी रिड्यूस द रेट ऑफ करोजन। यानी अगर एल्कलाइन सोल्यूशन है तो करोजन थोड़ा कम होगा। कौन कौन से मेथड है जो रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं? तो दो तरह के मेथड से रस्टिंग प्रिवेंट होती है। पहला है बैरियर मेथड, यानी कि मेटल और ऑक्सीजन और मॉइस्चर के बीच में अगर कोई लेयर हम लगा दें तो वो एक बैरियर का काम करते हैं, जिसकी वजह से मॉइस्चर और ऑक्सीजन मेटल सरफेस पर नहीं आती। तो इसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? ऑयलिंग यूज़ करते हैं, पेंटिंग यूज़ करते हैं, ग्रीसिंग यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ जो होती है नॉन पोलर होती हैं और मॉइस्चर इन नॉन पोलर सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो पाता, इसलिए वो कांटेक्ट में नहीं आ पाते मेटल सरफेस के, और इसके कारण करोजन भी नहीं होता। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो भी बैरियर प्रोटेक्शन का ही एक टाइप है। दूसरा हमारा आता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इसमें एक मेटल दूसरे मेटल के लिए सेक्रीफाइस होता है, यानी और एक मेटल जो है वो बचेगा और दूसरा मेटल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम आयरन को गैल्वेनाइज करते हैं जिंक के साथ। तो इस मेथड में जिंक इलेक्ट्रोप्लेटेड करते हैं आयरन सरफेस पर, जिसके कारण जो है वो जिंक जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएगा, मॉइस्चर के संपर्क में आ जाएगा, तो इसका मतलब है जिंक रस्ट कर जाएगा, ठीक है ना। बट इफ सम स्क्रैच, अगर थोड़ा सा स्क्रैच लग गया तो जिंक सरफेस तो हट गई, अब मेटल सरफेस आ जाएगी। लेकिन ऐसा होने पर भी आयरन और जिंक में से सबसे पहले जो है वो जिंक ऑक्सीडाइज होगा और आयरन सेफ होगा, यानी कि जिंक ने आयरन के लिए कुर्बानी दे दी। तो इस कारण इस तरह की प्रोटेक्शन को हम कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जिंक जो है वो एनोड की तरह एक्ट करता है, ठीक है ना। तो और इस प्रोटेक्शन के एग्जांपल हैं क्रोमियम, जिंक और एल्यूमिनियम। ये तीनों को अगर हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं तो ये हमारा कैथोडिक प्रोटेक्शन हमें देते हैं। तो इसका दूसरा जो होता है वो एनोडिक प्रोटेक्शन भी है। तो कैथोडिक का अपोजिट एनोडिक प्रोटेक्शन होगा। तो एनोडिक प्रोटेक्शन में, इस प्रोटेक्शन में हम उन मेटल को इस्तेमाल करते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। जैसे कि निकिल को अगर हमने आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट किया, लेकिन अगर इसमें स्क्रैच लगा तो दोनों सरफेस अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आई तो दोनों ही हमारी कोरोड कर जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए इस मेथड को प्रेफर नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ मेटल के लिए एनोडिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। जैसे इसमें हमारा निकिल, कॉपर, सिल्वर और लेड, इनसे हम निकिल प्रोटेक्शन भी, एनोडिक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। इस तरह हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है।